वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसे हर कोई कमजोर समझता था और कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था, बिल्कुल मेरी तरह। साथ ही साथ वो हमेशा दूसरों के साए में जीता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है क्योंकि उसे एक ऐसी खास पावर मिलती है जो उसे लगातार स्ट्रॉन्ग बनाती रहती है। शुरुआत में उसे अपनी नई पावर्स को समझने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे वो लगातार ट्रेनिंग करता है और नए एनिमी का सामना करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। और जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग अब उससे डरने लगे हैं। कहानी आगे बढ़ने के साथ उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो उन दुश्मनों को भी हरा देता है जिन्हें हराना पहले नामुमकिन माना जाता था। आखिर में एक ऑर्डिनरी लड़का जिसे सब लोग अनदेखा कर देते थे, वही आगे चलकर सबसे पावरफुल वॉरियर में से एक बन जाता है। इसी वजह से इस कहानी का नाम फ्रॉम ओवरशैडो टू ओवरपावर्ड रखा गया है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। ये एनिमे इज़ेकाई एनिमे है, जिसकी वजह से ये जो बुड्ढा आप लोगों को दिखाई दे रहा है वही दूसरे वर्ल्ड में या कहीं और रिइंकार्नेशन होने वाला है। इसी वजह से इसको रिइंकार्नेशन होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब कहानी की तरफ आते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत हमें डीमन लॉर्ड के कासल का सीन दिखाते हुए होती है, जहाँ पर कुछ हीरोज उस डीमन लॉर्ड का सामना कर रहे थे। और इस फाइट में ज्यादातर सोर्सरर्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक स्वॉर्डमैन होता है जो अपने कॉम्बैट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इस डीमन लॉर्ड का खात्मा करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन लॉर्ड का एक पैर जमीन के अंदर धंसा देता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हमारे एमसी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती, जबकि दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड खुद को संभालने के बाद अपने मुंह में एनर्जी गैदर करने के साथ उनकी तरफ सीधे थ्रो कर देता है, जो सीधे जमीन को चीरते हुए उन लोगों की जान लेने के लिए जाने लगती है। लेकिन अर्थ सोर्सरर अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ एक अर्थ की चट्टान क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उस स्वॉर्ड वॉरियर को कुछ देर के लिए मौका मिल गया था। इसी वजह से वो तुरंत छलांग लगा देता है। अब उस डीमन लॉर्ड को अपनी तरफ आता देखकर वो डीमन लॉर्ड फिर से अपने मुंह में एनर्जी गैदर करना शुरू कर देता है, जो देखकर बाकी के सोर्सरर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो डीमन लॉर्ड अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। इसी का मौका पाकर उस स्वॉर्ड वॉरियर ने अपने स्वॉर्ड को उसके अंदर धंसा दिया, जो देखकर हमारा एमसी लाइटनिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए उसको बिजली के झटके देना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो उन सभी को भी अटैक करने के लिए कह रहा था, जिसकी वजह से उन सभी के सभी ने एक साथ उस पर अटैक करना शुरू कर दिया था। और उनके एक साथ अटैक करने की वजह से वो अटैक कंबाइन होकर सीधे उसके आर पार निकल जाते हैं। इसी के साथ वो डीमन लॉर्ड एक जोरदार धमाके के साथ वहीं पर जान से मारा जाता है। अब ये देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ कहने लगा कि हम जीत गए। अब उस डीमन लॉर्ड का खात्मा करने के बाद वो लोग अपने सिटी की तरफ रवाना हो चुके थे, जहाँ पर उनका स्वागत काफी शानदार तरीके से किया जाता है। कासल की तरफ वो हीरोज महाराज के सामने झुके हुए होते हैं, जबकि वो महाराज उनकी तरफ देखते हुए कह रहा था, इन 4 ग्रेट वॉरियर्स ने हीरोज की मदद की और डीमन किंग को हराया। इसी वजह से आपकी कोशिशों को देखते हुए मैं आप चारों यानी फायर, अर्थ, विंड, वाटर के सेज को मोस्ट पावरफुल मैचेस के लिए रिजर्व टाइटल देता हूँ, जो होगा 4 एम्परर का। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट मन में कह रहा था, क्या कहा 4 एम्परर का? इस दुनिया में सिर्फ हाई क्लास फैमिलीज के लोगों को ही एम्परर का टाइटल हासिल हो पाता है। भले ही ये टाइटल सिर्फ मैजिक की दुनिया में ही लागू हो, फिर भी ये हमें दिए जा रहे हैं। अरे यार, ये कितना शानदार रिवॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ किंग टाइटल के हिसाब से सब लोगों को थ्रोन दिए जा रहे थे। फिर बारी आती है हमारे एमसी की, जहाँ पर किंग उसको लाइटनिंग थ्रोन पहनाते हुए कहते हैं, सेज इफ्ताल, मैजिक की दुनिया में भले ही आप सबसे ज्यादा पावरफुल ना हो, फिर भी आपको एम्परर का टाइटल दिया गया है, जिसकी वजह से अब से आप खुद को लाइटनिंग का एम्परर कह सकते हैं। जो सब जानने के बाद इफ्तार काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। साथ ही वो कहता है, ये मेरा सौभाग्य है महाराज। इसी के साथ किंग जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, 4 एम्परर के लिए जोरदार तालियां। इसी के साथ वहाँ के सारे लोग उनके लिए तालियां बजाते हुए कहते हैं, हुर्रे 4 एम्परर के लिए, हुर्रे 4 एम्परर के लिए, हुर्रे। अब इस नजारे को देखने के बाद इफ्ताल काफी ज्यादा इमोशनल होने के साथ कहता है कि 40 साल तक मैजिक की स्टडी करने के बाद उस पल मेरी कोशिशों को सबसे अच्छी तरीके से पहचाना गया। फिर हम इसके कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इफ्तार एक जगह पर खड़ा होता है। तभी उसके पीछे से एक छोटी सी एल्फ आते ही उसको बताती है, मास्टर इफ्तार ब्रेकफास्ट तैयार है। अब उसको अपने सामने देखने के बाद वो उसको बताना शुरू करता है, गुड मॉर्निंग मर्लिन, वैसे ट्रेनिंग के लिए एक और अच्छा दिन है। इसी के साथ यहाँ कट होकर उनकी ट्रेनिंग की तरफ आ गया था, जहाँ पर इफ्तार छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। लेकिन इस ट्रेनिंग में उन बच्चों की हवा टाइट होती जा रही थी। पर इस नज़ारे को देखने के बाद इफ्तार कहता है कि बहुत बढ़िया, ऐसा ही करते रहो। उस बीच एक बच्चे के टंडोल पर जो पत्थर रखा गया था वो अचानक से गिर जाता है, जिसकी वजह से इफ्तार उसे फोकस रखने को कह रहा था। जिस बात पर एग्री करते हुए वो बच्चा ऐसा ही करता
जाता है, जबकि इफ्तार उन्हें बताना शुरू करते हैं अगर तुम अपना फोकस नहीं कर पाए तो स्पेल चैंट करते समय अपना मैजिक सर्कल बनाए नहीं रख पाओगे। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इफ्तार ने इस ट्रेनिंग को यहीं पर रोक दिया था, लेकिन वो अभी भी रुका नहीं था। साथ ही वो उन लोगों को समझाता है बहुत बढ़िया, सब लोग ऐसे ही करते रहिए, अब चलो लेवल 4 के स्पेल को फिर से आजमाते हैं। इसी के साथ वो उनकी फिर से ट्रेनिंग शुरू करने ही वाले थे, लेकिन मर्लिन अचानक से उनसे सवाल करती है अब थोड़ा सा आराम क्यों नहीं कर लेते। अब उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद इफ्तार थोड़ा हैरान हो चुका था, पर वो कुछ देर सोचने के बाद उसको बताता है अरे तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो क्योंकि मैं अभी तक थका नहीं हूँ। अब ये सुनकर मर्लिन थोड़ी परेशान हो चुकी थी, पर वो उनकी बात को समझती है। वो इसी वजह से परेशान है क्योंकि दिन ब दिन इफ्ताल की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। लेकिन इफ्ताल उन पलों को याद करने लगा था और वो जगह पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी थी। तभी सामने की तरफ हम एक एल्फ देख पाते हैं जो अब मर चुकी है, लेकिन उसके साइड में उसका बच्चा रो रहा था। जो सब देखने के बाद इफ्तार उस बच्ची को उठाने के साथ कहता है एक डीमन मदर और उसका बच्चा, क्या वो हमारी बैटल में फंस गए थे? लगता है मर्लिन डीमन किंग के क्लैन से ही है। और जब उन 4 हीरोज ने डीमन किंग को जान से मार दिया था तब उसकी तबाही की चपेट में उसकी माँ भी इसमें शामिल हो गई होगी। जो सब याद करने के बाद इफ्तार का कहना है मुझे लगता है कि तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे क्लैन के काफी सारे लोगों को मारा था और अब तुम मुझे इतनी चिंता से देख रही हो। जो सब सोच लेने के बाद वो उनको बताता है कि ठीक है चलो अपने 4th लेवल के स्पेल को फिर से दोहराते हैं, जिसके लिए वो सारे के सारे बच्चे तैयार हो चुके थे। तभी अचानक से मर्लिन का कहना है मास्टर इफ्तार प्लीज मुझे 6 लेवल के बारे में सिखाओ। अब लेवल 6 की बात सुनकर वो सारे के सारे बच्चे एकदम हैरान होने के साथ बातें करने लगे थे। लेवल 6, हालांकि हमने अभी अभी लेवल 5 तक ही सीखा है। ये बात सुनकर इफ्तार मुस्कुराते हुए कहते हैं हमेशा की तरह मर्लिन तुम बहुत जोश से भरी हुई हो। जिस बात पर एग्री करते हुए मर्लिन बताने लगती है बिल्कुल मैं इफ्तार लाइटनिंग एम्परर की सबसे अच्छी स्टूडेंट हूँ। अब लाइट एम्परर का फिर से जिक्र सुनकर इफ्तार थोड़ा हैरान हो गया था, पर वो उसको समझाता है कि इतनी जल्दी क्या है मर्लिन, क्या इसके बजाय हम अपना कंसंट्रेट लगाने की प्रैक्टिस जारी रखें क्योंकि बुनियादी बातें काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। इस बात पर मर्लिन कह रही थी मुझे पता है लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी, पर कोई बात नहीं रहने दीजिए। मुझे लगता है कि इफ्तार की हालत और भी ज्यादा खराब होने से पहले ये लड़की खुद को साबित करना चाहती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। इसके बाद यहाँ का सीन घने जंगलों की तरफ आ गया था और उस जंगल के एंट्रेंस पर खड़ी मर्लिन अपने स्टाफ के साथ तैयार खड़ी होती है, पर वहाँ पर गूंज रही डरावनी आवाजों को सुनकर वो थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन वो खुद को संभालने के साथ कहती है मुझे डर नहीं लगता। जो सब कह लेने के बाद वो उस फॉरेस्ट के अंदर की तरफ चली जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर मर्लिन जितना ज्यादा आगे बढ़ती जा रही थी उससे भी ज्यादा तेजी से उसकी घबराहट बढ़ रही होती है, जिसके बाद वो चलते चलते केव के पास आकर खड़ी होने के साथ अपने मन में कहने लगी मैं वहाँ पर मौजूद हर मॉन्स्टर को हरा दूंगी ताकि मैं सच में खुद को लाइट एम्परर का सबसे अच्छा स्टूडेंट कह सकूं। फिर मैं सब कुछ सीख पाऊंगी जिसकी वजह से मास्टर इफ्ताल को ये सब नहीं करना पड़ेगा और वो चैन से आराम कर सकेंगे। इसी के साथ वो उस केव के अंदर चली जाती है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मर्लिन अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे वही केव का मॉन्स्टर यानी वुल्फ बीस्ट पड़ चुका है। लेकिन मर्लिन भागते हुए अपने मन में कह रही थी लेवल 4 का मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं आया, इसी वजह से मेरे पास बस एक ही मौका बचा है। इसी के साथ वो उस जगह पर रुकने के साथ अपने एक स्पेल की चैंटिंग करते हुए कहती है विंड की स्प्रिट मेरे हाथों में समा जाओ और मुझे अपनी ब्लेसिंग को और पावर दो और लाइटनिंग के साथ एकजुट हो जाओ और मेरे साथ हुए डील के जरिए अपनी लाइट बिखेरो। लेवल 6 थंडरबोल्ट। इसी के साथ वो थंडरबोल्ट काफी तेजी से उस फुल फील्ड की तरफ जाने लगता है। अब अपने लेवल 6 के अटैक को देखकर वो बंदी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो इसे कर भी पाएगी, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं रहती क्योंकि वो वुल्फ बीस्ट उसके अटैक में सरवाइव कर गया था। अब इस नजारे को देखने के बाद मर्लिन के होश उड़ चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ वो वुल्फ बीस्ट काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मर्लिन इंजर्ड होकर सामने की तरफ गिर जाती है। लेकिन वो वुल्फ बीस्ट अभी तक नहीं रुका था, वो सीधे उसके एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह की लाट टपक रही थी। ये सब देख लेने के बाद मर्लिन ने हार मान ली थी। लेकिन वहाँ पर अचानक से हमें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और ये धमाका किसी और ने नहीं बल्कि इफ्ताल ने करा था। अब अपने मास्टर को अपने सामने देखने के बाद मर्लिन को एक उम्मीद मिल चुकी थी, लेकिन इफ्ताल उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस जंगल से दूर रहो। उनको इतना गुस्से में देखकर मर्लिन उनसे माफी मांगती है। उसकी माफी को सुनने के बाद इफ्ताल उसे बताना शुरू करते हैं सुनो मर्लिन, मेरे सभी स्टूडेंट में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल तुम में है, लेकिन तुम काफी ज्यादा जल्दबाजी कर रही हो। जिस पावर को पाने की तुम जल्दबाजी करती हो वो असल में कोई पावर नहीं होती, इसी वजह से वो तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी। जब वो उसको बता रहे थे तभी हम उनके पीछे उसी वुल्फ बीस्ट को देख पाते हैं और इसका
एहसास उसको भी हो चुका था, पर उनकी बात अभी खत्म नहीं होती। मैं अभी उसे पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से मुझे बीच में मत टोको। फिर वो लेवल 10 के स्पेल का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस पर अटैक कर देते हैं और ये अटैक वाकई काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके एक ही अटैक की वजह से ही वो वुल्फ पीस पूरी तरह से मिट चुका था। इसके बाद सीन यहाँ से कट होकर उनके घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर मर्लिन ख्याली पुलाव बनाते हुए कह रही थी मास्टर इफ्ताल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद इफ्ताल कहते हैं कि फिर से वही, आज के लिए तुमने काफी पढ़ाई कर ली, इसी वजह से अब सो जाओ। जो सुनकर मर्लिन सोने के लिए जाने ही वाली थी, लेकिन वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि सामने की तरफ इफ्ताल खून की वॉमिटिंग करने लगता है, जबकि इफ्ताल खुद को संभालते हुए कह रहे थे लानत है इस बीमारी पर, लेकिन तुमने मुझे देख लिया। ये बात सुनकर मर्लिन परेशान होने के साथ कहती है मैंने पहले भी ध्यान दिया था, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके सीखना चाहती थी। उसकी इस बात पर इफ्तार ने अपने मन में कहा कि तो इसलिए तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हो। दूसरी तरफ मर्लिन का कहना है मास्टर इफ्तार प्लीज अपने ध्यान रखो और जितना हो सके आराम करो। जिस बात का जवाब देते हुए इफ्तार बताते हैं कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है और आराम करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। इस पे मर्लिन बताने लगी थी आप इतने बीमार होने के बावजूद भी मैजिक की ट्रेनिंग क्यों करा रहे हो? क्योंकि मैं अपने बाद आने वाले तुम जैसे होनहार स्टूडेंट को ट्रेन करना चाहता हूँ और मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनना चाहता हूँ। वैसे हर मेज सबसे ग्रेट बनना चाहता है, मैं भी इससे अलग नहीं हूँ, लेकिन अफसोस मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद मर्लिन का कहना है आप ये क्या कह रहे हो? आप बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लाइटनिंग एम्परर तो उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर है और आज भी आपने लेवल 10 का स्पेल इतनी आसानी से कर दिया। और वो ऐसा कहते हुए एकदम से शांत हो जाती है। ये बात सुनकर इफ्तार अपने मन में कहने लगी मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन यंग लोगों और उनके टैलेंट की तुलना में मैं यहाँ तक कि डीमन किंग के खिलाफ के बैटल के दौरान भी सिर्फ मैं ही जो सबसे बुजुर्ग था संघर्ष कर रहा था। वहाँ की इस खामोशी को देखने के बाद मर्लिन के हाथ कस जाते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर उनका एक स्टूडेंट गेट पीटते हुए कह रहा था मास्टर इफ्तार बड़ी न्यूज, मास्टर इफ्तार बड़ी न्यूज है। जो सुनकर उन्होंने वो गेट खोल दिया। फिर वो बच्चा उन्हें बताना शुरू करता है फ्लेम एम्परर ने अपने मैजिकल एट्रीब्यूट की थ्योरी पूरी कर ली है और इसके बारे में आगे की जानकारी इसमें दी गई है। जो सब सुन लेने के बाद इफ्तार ने वो पेपर ले लिया था। इसी के साथ वो अपने मन में कहना शुरू करते हैं किसी के मैजिकल एट्रीब्यूट का पता लगाना लंबे समय से इम्पॉसिबल माना जाता रहा है। वैसे मुझे पता नहीं था कि इसे इस तरह से भी किया जा सकता है, पर फ्लेम एम्परर बिल्कुल वैसा ही जीनियस है जैसा मैंने सोचा था। तभी दूसरी तरफ उस बच्चे का कहना है मास्टर इफ्तार अब आप क्या करोगे? उसके सवालों को जवाब देते हुए इफ्तार बताते हैं कि मुझे लगता है कि ये टेस्ट करने के लायक है, इसी वजह से हमें इसे आजमाना ही पड़ेगा। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले वहाँ पर काफी सारे बच्चों को इनवाइट कर लिया था। साथ ही साथ वो कहते हैं तो चलिए इसे मर्लिन से शुरू करते हैं और उन्होंने ऐसा कहते समय उसका एक बाल तोड़ लिया था, जिसके बाद उनका ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। पर इस एक्सपेरिमेंट को करते समय इफ्तार उन्हें समझा भी रहे होते हैं तुम टेस्ट सब्जेक्ट के लिए बालों को हर शीशी में डालते हो और उसे हर एलिमेंट फायर, अर्थ, वाटर और विंड के लिए तैयार किए गए खास मैजिकल वाटर में डुबोते हो। फिर एक जोरदार रोशनी के बाद उन शीशी के अंदर एलिमेंट के हिसाब से कलर अपीयर हो जाते हैं। अब इस नजारे को देखने के बाद एक बच्चा कह रहा था ब्लू और ग्रीन कलर वाले चमक रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उनके इन सवालों को जवाब देते हुए इफ्तार बताना शुरू करते हैं पेपर के अनुसार लाइट की इंटेंसिटी और कलर की गहराई ई और इसके बीच की रैंक बताती है। ग्रीन और ब्लू चमक रहा है और काफी गहरा है, इसी वजह से मेरा अंदाजा है कि इसका मतलब है कि तुम्हारी रैंक वाटर और विंड में दोनों एस है। जो सब समझने के बाद एक बच्ची बताती है बाकी टेस्ट ट्यूब रेड और ब्राउन कलर के हैं, तो फायर सी रैंक की और अर्थ बी रैंक की है, क्या ये सही है? जिस बात पर एग्री करने के साथ वो अपने मन में कहने लगी ऐसा लगता है कि मर्लिन के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन मैंने उसे तब से पाला है जब से वो बच्ची थी, इसलिए मुझे पता है मर्लिन की मैजिकल एट्रीब्यूट के बारे में। जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से इसे मैजिकल एट्रीब्यूट टेस्ट के नतीजे 100% सही हैं। और आजकल हम जिस तरह से मैजिक सिखाते हैं उसमें स्टूडेंट को सभी तरह के बेसिक स्पेल सिखाए जाते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद हम डिसाइड करते हैं कि उनके एट्रीब्यूट क्या हैं। लेकिन अब हमें उनके स्कूल शुरू होते ही पता चल जाएगा, नहीं उनके पैदा होते ही पता चल जाएगा कि वो किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जो सब सोच लेने के बाद वो कहते हैं अब बारी मेरी है। उनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद मर्लिन हैरान होने के साथ कहती है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप 4 एम्परर में से एक हो। मर्लिन की ऐसी बातों को सुनने के बाद एक बच्चा बताता है क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो कि उनका रिजल्ट क्या होगा? अब ये सुनकर वहाँ के सारे बच्चे आपस में ही बातें करते हुए कहने लगे थे ये जरूर काफी शानदार होगा और मैं इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उन बच्चों की ऐसी बातों को सुनने के बाद इफ्तार भी क्यूरियस होकर अपने मन में कह रहा था सच कहूँ तो मैं भी जानना चाहता हूँ, भले ही मैं
मैजिक में सबसे हाईएस्ट लेवल तक ना पहुंच पाऊं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मुझ में कभी ऐसा करने का टैलेंट था। इसी के साथ उनका ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान वो अपने मन में कह रहे थे, मैंने किसी भी दूसरे पर्सन की तुलना में दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों गुना ज्यादा मेहनत की है। इसी वजह से मुझे यकीन है कि सेकंड एम्परर ने भी कड़ी मेहनत की होगी, लेकिन मैंने उससे कहीं ज्यादा मेहनत की है। पर जब आखिर में उनका ये रिजल्ट आता है तो वे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी भी शीशी में एलिमेंट का कलर मौजूद ही नहीं था। दूसरी तरफ वो बच्चा उनकी थ्योरी को पढ़ने के बाद बताता है कि कहा जाता है कि कलरलेस होने का मतलब कोई टैलेंट ना होना, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप में जरा भी टैलेंट ना हो। ये सब जानने के बाद इफ्तार अपने मन में परेशान होने के साथ कहता है, बिल्कुल सही, ये इम्पॉसिबल है, पर जरा भी एट्रीब्यूट ना होने का मतलब है कि कोई भी स्पिरिट तुम्हें ब्लेसिंग नहीं देगी। लेकिन क्यों, मैं तो लाइटनिंग एम्परर हूँ। अब अपने मास्टर को इतने ज्यादा परेशान देखने के बाद मर्लिन का कहना है, हो सकता है कि हमने इसे गलत किया हो, जिसकी वजह से एक बार और कोशिश करनी चाहिए। उसकी इस बात पर इफ्तार बताते हैं कि हाँ, तुम सही कह रही हो, चलिए एक और बार फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उसने काफी बार एक्सपेरिमेंट किया पर लगातार वही रिजल्ट आता रहा। जो सब देखने के बाद इफ्तार कहता है, लेकिन मैंने कितनी बार कोशिश की पर फिर भी शीशियां कलरलेस ही रही। क्यों नहीं, मुझे मैजिक सीखने में दूसरों से ज्यादा समय लगा था, सिर्फ मेरी लगातार कोशिशों ने ही मुझे इसमें बेहतर बनाया। अच्छा तो ये है, इसी वजह से मैं सेकंड एम्परर को नहीं हरा पाया और वे लगातार मुझसे आगे निकलते गए। मुझ में मैजिक का कोई भी नेचुरल एट्रीब्यूट नहीं था, बस यही एक रीजन है और ये कितना आसान है। इतनी ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उनकी बीमारी उन पर हावी होने लगी थी और इसी वजह से मर्लिन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद उनकी बीमारी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। साथ ही गेट के बाहर की तरफ मर्लिन का कहना है, मास्टर इफ्तार, मैं आपके लिए थोड़ा गर्म पानी लेके आई हूँ, पर वो उसे अंदर आने को मना कर चुके थे। लेकिन जब उनकी खांसी कुछ देर के लिए रुकती है तो वो अपने मन में कहने लगे, मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक दिन मैजिक की सबसे हाईएस्ट लेवल तक पहुँच पाऊंगा, लेकिन मैं टैलेंट नाम की दीवार को पार नहीं कर पाया। उस पल मैंने अपनी सारी इच्छाएं और उम्मीद खो दी। नहीं, शुरू में ही मेरी कोई इच्छा या उम्मीद नहीं थी। मैं कितना बेकार हूँ, बस मेरे पास और समय होता। मुझे लगा था कि मैं मेहनत से वहाँ तक पहुँच पाऊंगा, पर अब मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। उसके ये आखिरी अल्फाज थे, जिसके बाद उसकी सांसें पूरी तरह से थम चुकी थी। पर मुझे एक डाउट है, उस बच्ची का क्या होगा इस दुनिया में? इस बंदे के अलावा उसका तो कोई भी नहीं है, लेकिन इसमें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हमें कुछ डिटेल के बारे में पता चलता है, जिसमें साफ साफ तौर पर लिखा गया था कि इस बंदे का ये दूसरी बार रिइंकार्नेशन है। वैसे सच बताऊं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस कहानी में क्या चल रहा है, और वो बच्ची अब अकेली हो चुकी है, उसका क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाने। इसके बाद सीन यहाँ से कट होकर उस गॉड की तरफ आ गया था जो उसके सामने अपीयर हो चुकी होती है। अब इस गॉडेस को अपने सामने देखने के बाद वो कहने लगा, अरे ये सही है, ये 50 साल पहले की बात है और मैं भूल ही गया था कि मेरे पास एक स्किल भी है। साथ ही साथ यहीं पर हम पहली बार मिले थे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो गॉडेस कहती है, काफी समय हो गया इफ्तार, और तुम्हारे एट्रीब्यूट इंडमेंट टेबल ने तुम्हें बिना हार माने अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने की पावर दी। ये बात सुनकर इफ्तार कहता है, तो बस यही बात है, इससे पता चलता है कि मैं कभी किसी चीज को क्यों नहीं छोड़ पाया। उसकी इस बात पर गॉडेस बताती है, अब तुम्हारे सेकेंडरी का समय हो गया है, एक बार फिर तुमको स्टार्टिंग में 2 बोनस स्किल मिल सकती है, तो बताओ 2x ग्रोथ के बारे में क्या ख्याल है? इस पे इफ्तार बताने लगता है, नहीं रहने दो, मेरे पास अभी भी मेरी मैजिकल नॉलेज है, अगर मेरे पास मेहनत करके बेहतर बनने का समय है तो बस इतना ही काफी है। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो गॉडेस कहती है, मुझे यही सुनने की उम्मीद थी। वैसे भी तुम 4 एम्परर के टाइटल तक पहुँचे, जबकि तुम में इसके लिए कोई खास एट्रीब्यूट नहीं था, और ये सिर्फ तुम्हारे टैलेंट की वजह से नहीं हुआ बल्कि तुम्हारी स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से हुआ। उसके इन सवालों को जवाब देते हुए इफ्तार बताता है कि खैर मुझे नहीं पता कि मैं इतनी दूर तक जा भी पाऊंगा या नहीं। ये बात सुनकर गॉडेस मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत बढ़िया, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस बात के लिए इफ्तार पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इसी के साथ इफ्तार का रीइंकार्नेशन एक बच्चे की बॉडी में हो गया था, पर जब उसको होश आता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होने के साथ अपनी बॉडी को अच्छे से चेक करते हुए कहने लगा, मेरी यादें तो मेरे पास ही हैं, मैं कुछ भी बिल्कुल नहीं भूला हूँ। जो सब सोच लेने के बाद वो गेट से बाहर की तरफ निकलने के साथ नीचे की तरफ चला जाता है और वहाँ पर उसको एक आईना दिखता है जिसमें वो अपना चेहरा देखने के साथ कहने लगा, मैं इफ्ताल हूँ, लाइट एम्परर। एक और बात क्लियर कर देता हूँ, इस बच्चे का नाम भी इफ्ताल है। अरे यार कोई तो बताओ इस कहानी में क्या चल रहा है? जबकि इफ्ताल आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले उसकी मोम आते ही उस पर झपटते हुए कहने लगी, गुड मॉर्निंग इफ्ताल, क्या तुम्हारी नींद अच्छी रही? पर उसकी माँ ने उसको इतनी कसकर पकड़ रखा था कि वो सांस नहीं ले पा रहा था, इसी वजह से उसकी माँ उसको छोड़ देती है। इसके बाद सीन यहाँ से कट होकर उसके ब्रेकफास्ट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो ब्रेकफास्ट करते हुए अपने मन में कह रहा था, गॉडेस से मिली सेकेंडरी इंकारनेशन
रीइंकार्नेशन स्किल की वजह से मैं अपनी तीसरी जिंदगी जी रहा हूँ और जब मैं 4 साल का हुआ तब से मुझे पुराने एफ्रटल की यादें आने लगी। इसी वजह से इस बार मैं मैजिक की पूरी तरह से महारत हासिल करूंगा। वैसे आज सुबह मुझे याद आया कि मैजिकल एट्रीब्यूट के टेस्ट के लिए पोशन को कैसे तैयार करते हैं, तो ठीक है, इसे अब आजमाने का समय आ गया है। फिर हम बाहर की तरफ आते हैं जहाँ पर इफ्ताल ग्रास में लेटे हुए कहने लगा मुझे उम्मीद थी, लेकिन इसके बाद हम उसके लेगिंग की तरफ आते हैं जहाँ पर इफ्ताल ने 4 ग्लास को अपने सामने धर दिया था। साथ ही साथ उसने अपना एक्सपेरिमेंट भी शुरू कर दिया था, जिसके रिजल्ट में उसको मालूम पड़ता है कि इसमें अभी भी कोई भी कलर नहीं है। ये सब याद कर लेने के बाद वो अपने मन में कहता है, हो सकता है कि जब मैं लेवल 10 की स्पेल सीखूं तो अपने लिमिट तक पहुंच जाऊं, जैसे पिछली बार हुआ था। जब वो ऐसा कह ही रहा था तभी आसमान में एक ड्रैगन उसके सामने गुजर जाता है, जो सब देखने के बाद इफ्ताल काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है, ये तो एक ड्रैगन है और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हैं। क्या किसी ने उसको गुस्सा दिलाया है? उसी वक्त हम वहाँ पर कुछ हॉर्स राइडर्स को देखते हैं जो उसका पीछा करते हुए कह रहे थे, ये ड्रैगन कैपिटल की ओर बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरी बात यही है, इसी वजह से उसके पीछे जाओ और उसे भागने मत देना। उन सब की ऐसी बातों को सुनने के बाद इफ्तार भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, पर वो एकदम से एक जगह पर रुकने के साथ कहने लगा, हाँ सही कहा, जब मैं अपने सबसे अच्छे हालात में था तब मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अब मैं सिर्फ 4 साल का हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होता तो मैं ऐसी बॉडी में जन्म लेता जो ऐसा मैजिक इस्तेमाल कर सकता। अरे याद आया वो पुराना मैजिक जो मैंने बनाया था, मेरा अपना बनाया हुआ मैजिक लेवल 10 इफ्ताल। अपने मैजिक का नाम लेते ही वो मैजिक एक्टिवेट हो चुका था। अब ये देखकर इफ्ताल के पसीने छूटने लगे थे, जबकि वो स्पेल और भी ज्यादा पावरफुल होने के साथ उसमें से थंडरबोल्ट निकलते हुए सीधे उस ड्रैगन पर जा गिरी। अब अपने सामने ड्रैगन की ऐसी हालत देखने के बाद इफ्तार काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है, आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। फिर अब यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो हॉर्स राइडर्स ड्रैगन की ऐसी हालत को देखने के बाद हैरान होते हुए कहते हैं, ड्रैगन जमीन पर जा गिरा, वैसे क्या उस पर बिजली गिरी थी? दूसरी तरफ इफ्ताल कह रहा था, इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है और 4 साल की एज में ही मैं अपनी प्रीवियस लाइफ की मैजिक एट्रीब्यूट को इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि ये वाली सीरीज को मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।